everyone, welcome to jssc PGT Commerce preparation. आज है day 47 and we'll see Race to Success MCQ series on financial management 20 questions. So here is the first question. What is mutually exclusive decision? Mutually exclusive क्या होता है? If two or more alternatives are there such that acceptance of one proposal will exclude acceptance of ऑल्टरनेटिव प्रपोज़ल. अगर दो प्रपोज़ल एक को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला हम लोग रिजेक्ट करते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन. म्यूचुअली एक्सेप्ट मीन्स एक को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा को ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट करते हैं. एक्सेप्ट रिजेक्ट मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट होता है, दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर. अगर फर्म को दोनों पसंद आ रहा है तो दोनों एक्सेप्ट करेंगे, दोनों पसंद नहीं आ रहा है तो दोनों रिजेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज कंटिजेंट डिसीजन. कंटिजेंट होता है जो डिपेंडेंट प्रपोजल होता है. अगर एक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें दूसरा में भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5000 को कोई स्कीम है, उसके बाद हमें 10,000 भी इन्वेस्ट करना है, 20,000 इन्वेस्ट करना है, वैसे एक ही स्कीम के अंदर रहता है. दैट इज़ कंटिजेंट डिसीजन. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एफडी में मान लो हमने 4 लाख इन्वेस्ट किया है, तो एफडी वो है, उसके बाद हम लोग उसी से रिकरिंग उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो हम रिकरिंग डिपॉजिट में डाल देंगे. रिकरिंग डिपॉजिट आरडी, उसका भी जो इंटरेस्ट आ रहा है वो हमारे सेविंग अकाउंट में जाएगा. तो एक ही हम एफडी से ही हम आरडी बना सकते हैं और आरडी से सेविंग. सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंटिजेंट डिसीजन. क्वेश्चन 2. व्हिच ऑफ दीज आर एन एग्जांपल ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू किसको कंसिडर करता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग 2 है, एक ट्रेडिशनल है और एक मॉडर्न. मॉडर्न को ही हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं. मॉडर्न में आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. ट्रेडिशनल में पेबैक मेथड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. क्वेश्चन 3. अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन outlay of 2 lakh and yields annual value 40,000 for a year. What is the payback period of the project? So payback लेते हैं 2 lakh divided by 40,000. 0 0 0 cancel. 5 years. Option B. Question 4. Dividend is dividend क्या होता है? Dividend is that part of profit which is distributed to shareholders. Question 5. Which of the following is not an assumption of Walter model? Walter model का क्या assumption नहीं है? All finance is done through retained earnings, सही है. EPS and DPS remains constant. All earnings are either retained or distributed among shareholders. The rate of returns and cost of capital remains constant. D वाला जो does not remain constant, वो होगा remains constant. So theories of dividend policy. Walter model का all the finance is done through retained earning. The rate of returns and cost of capital remain constant. All the earnings are either retained or distributed to shareholder. EPS and DPS remain constant और firm has a perpetual life. ये 5 assumption है वॉल्टर मॉडल का. क्वेश्चन 6. इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइंड एज. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डेडिकेशन टू परचेस अ लैंड नहीं होगा. यूसेज ऑफ मनी इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं. यूज ऑफ कैपिटल ऑन एसेट्स टू रिसीव रिटर्न्स. दिस इज टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट. कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं इसलिए कि हमें कुछ रिटर्न मिलेगा उससे. क्वेश्चन 7. व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. प्राइमरी गोल है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. The capital budget is associated with capital budget long-term assets. Question 9. Which of the following is not a monetary market instrument? Monetary market instrument कौन सा नहीं है? National Saving Certificate. Question 10. When the company creates new shares of ownership and provides them to shareholder, it is called as. New shares company खरीदती है, क्रिएट करती है और ओनरशिप राइट दे देती है शेयर्स होल्डर को, इससे बोलते हैं स्क्रिप डिविडेंड. सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड. स्क्रिप डिविडेंड हम उसे बोलते हैं जब कंपनी एक न्यू शेयर्स क्रिएट करेगी और ओनरशिप राइट शेयर होल्डर को दे देगी. दैट इज टर्म्ड एज स्क्रिप डिविडेंड. प्रॉपर्टी होता है अगर डिविडेंड में
कंपनी अगर कुछ बिल्डिंग, लैंड, इन्वेंट्रीज या कोई एसेट्स दे दे, दैट इज टर्म्ड एज प्रॉपर्टी डिविडेंड. Question 11. The company transfers the money to shareholder in the form of cash, check और electronics. इसको क्या बोलते हैं? चेक डिविडेंड कोई डिविडेंड नहीं होता है, कैश बोलते हैं. स्क्रिप्ट देख लिए थे, कैश बोलते हैं. Question 12. These are periodic payment to bond holders for a bond. Bonds are debt securities issued by companies or government to raise capital and they pay interest to the shareholder in exchange for using their money. हम लोग बोरो लेते हैं, बॉन्ड रहते हैं कि हम लोग आपका मनी यूज़ कर रहे हैं, इसके बदले विल पे यू द मनी. दैट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड डिविडेंड. नेक्स्ट इज विच द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म फंड. लॉन्ग टर्म फंड कौन सा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड्स हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड. लॉन्ग टर्म में है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर होल्डर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लोन फ्रॉम बैंक. मीडियम में है लोन फ्रॉम बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लीज फैक्टरिंग, लीज फाइनेंसिंग. शॉर्ट टर्म में फैक्टरिंग, ट्रेड क्रेडिट, बैंक्स एंड कमर्शियल पेपर. क्वेश्चन 14. शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड डज नॉट इंक्लूड. शॉर्ट टर्म क्या इंक्लूड नहीं करता है? Public deposit. Public deposit is medium term finance. Question 15. Equity shares are primary risk bearer. Retained earning का retain करता है in business. Given preference in terms of distribution of dividend होता है preference shareholders. These are the lenders of the company होता है debentures holder. So equity shares are the primary risk bearers of the company. देखते हैं इक्विटी शेयर्स ओनर ऑफ द फंड होते हैं. दे नो स्पेशल राइट ऑन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. दे आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर. जो बचा खुचा इनकम होता है वो इनको मिलता है एंड दे हैव फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस. नेक्स्ट इज रिटेन्ड अर्निंग. अ कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग टू द शेयर होल्डर. कुछ पार्ट ऑफ अर्निंग ये लोग रिटेन करते हैं फॉर फ्यूचर. Question 16. Dishonor of bill is meant by dishonor क्या होता है? If the acceptor fails to make payment, it is called as dishonor of bill. So ये एक टर्म था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. फैक्टरिंग के अंदर आता है. जब हम लोग गुड्स सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट में, तो जो सेलर रहता है वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है कस्टमर पे. ये वैलिड 3 months का रहता है जनरली. इससे हम बैंक में जा कर के बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उससे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. और अगर मैच्योरिटी डेट पे वो जो एक्सेप्टर पेमेंट करने से फेल हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिसऑनर ऑफ बिल. क्वेश्चन 17. Contractual agreement whereby one party, that is owner of an assets, grants other party the right to use the assets in return of periodic payment. इसे हम बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग. So lease financing is a contractual agreement whereby one party, owner of the assets, दूसरे पार्टी को जिससे हम बोलते लीज, उसे अपने assets यूज़ करने के लिए देता है in term of periodic payment. पेमेंट को हम बोलते हैं लीज रेंटल. ओनर लेसर है, जो यूज़ कर रहा है वो लेसी है. नेक्स्ट क्वेश्चन 18. मॉडिग्लानी एंड मिलर अप्रोच इज एन irrelevant approach. So theories of capital structure देखें तो relevant और irrelevant. relevant में आता है नेशनल इनकम और नेट इनकम और ट्रेडिशनल अप्रोच. irrelevant में आता है नेट ऑपरेटिंग अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच और मॉडिग्लानी एंड मिलर अप्रोच. Question 18. theories in a perfect market suggest that dividend payment has no impact on value of the firm. इसका कुछ assumption है. फर्स्ट है मार्केट कैपिटल आर परफेक्ट, बायर सेलर आर फ्री टू बाय एंड सेल, होमोजीनियस क्लास से एक ही तरह के लोग हैं. नो टैक्स सेट ऑफ, हाई डेट हो रहा है या फिर लो डेट, मार्केट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. फाइन. सो क्वेश्चन जो था अप्रोच इन अ परफेक्ट सजेस्ट दैट डिविडेंड पेमेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ द फर्म. Last question. Which of the following statement is not true regarding cost of capital of the firm?
It includes preference share. It is arrived at after adjusting tax saving on borrowed capital. It does not include cost of retained earning, will be wrong. It is the average of all sources of finance including own capital and borrowed capital. So capital structure क्या होता है? It is a mixture of firms capital, long term funds. Long term में आता है debentures, preference share, इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग भी इंक्लूड होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में. इक्विटी होता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, इक्विटी प्लस डिबेंचर्स, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर्स और रिटेन अर्निंग भी इंक्लूड होता है. So that's all for today. Thank you. Keep learning.